वेलकम टू कोड पाइज। मैं आपका होस्ट अक्की फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो आपको लग रहा होगा कि ये डेटा टाइप्स क्या भला है, ठीक है। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं कि डेटा टाइप्स एक्चुअली होते क्या है, पाइथन में डेटा टाइप्स होते क्या है। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं एक जार का। अभी जार जो होता है ग्लास का भी हो सकता है, आपका स्टील का भी हो सकता है, बराबर। अभी हम सपोज ये मान लेते हैं कि जार हमारा अगर डेटा है तो जार के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है, मतलब ग्लास का जार या फिर आपका स्टील का जार। तो स्टील या फिर ग्लास आपका जार के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है, तो डेटा का टाइप, बराबर। तो डेटा टाइप अगर आप नाम भी सुनोगे तो वो खुद अपना मीनिंग बता देता है, डेटा का टाइप। डेटा प्लस टाइप मतलब डेटा का टाइप। तो इस केस में जिससे समझो आपका जार अगर डेटा है तो ग्लास का जार या फिर आपका स्टील का जार, ये उसके बारे में बताने वाला टाइप, मतलब जार का टाइप बताने वाला डेटा टाइप। सो यही एग्जांपल अभी हम अप्लाई करके देखते हैं एक एक्सप्रेशन पे। अभी मान लो सपोज हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं x इक्वल टू 5। अभी मैं अगर x इक्वल टू 5, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सेम एक्सप्रेशन हम हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी या फिर पाइथन में भी लिख सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ x इक्वल टू 5। अभी x इक्वल टू 5 में x आपका वेरिएबल है जिसमें हमने 5 को असाइन किया है, बराबर। हम मैथमेटिक्स में भी यही करते हैं, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 7 इस तरह नंबर लिखते हैं। तो हम x में एक्चुअली 7 या 5 को असाइन करते हैं। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है। x इक्वल टू 5 अगर मैंने लिखा तो मैंने x में 5 को असाइन किया। तो अभी x में जो 5 है, 5 आपका एक इंटीजर है, बराबर। निगेटिव हो या पॉजिटिव, एक इंटीजर है, ठीक है। आपका x में 5 एक इंटीजर है। तो अभी इसका x का डेटा टाइप मैं बोल सकता हूँ कि इंटीजर है, ठीक है। तो यही जो वेरिएबल है मेरा x, इसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है, मतलब इसके डेटा x इस डेटा का टाइप जो बता रहा है इंटीजर, इसी को हम डेटा टाइप बोलते हैं। तो इसके बारे में और ज्यादा डिस्कस करते हैं, मतलब पाइथन में कौन से डेटा टाइप्स है वो भी देख लेते हैं। और मुझे लगता है, आई होप कि आपको डेटा टाइप्स क्या होता है ये समझ में भी आ गया होगा। तो अभी हम स्क्रीन पे चलते हैं एंड डेटा टाइप्स कौन से होते हैं पाइथन में, सबसे पहले ये देख लेते हैं। और एक बात, अगर आपको डेटा टाइप समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको समझा या नहीं समझा, या मुझे और अच्छे से आपको समझना चाहिए। और ये इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में लास्ट में आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ। Okay guys, so we are on screen now. तो अभी जैसे मैंने आपको डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट बताया था, थ्योरेटिकली समझा था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। अभी यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स एक्चुअल में होते क्या है। डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स होते क्या है, ठीक है। तो डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स आपको अगर समझना है तो आप इस पे एक बार नज़र डालिए। मैंने डेटा टाइप्स आपको बता दिए थे क्या होता है। डेटा टाइप्स एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर हमारा डेटा कौन सा स्टोर है, ठीक है, कौन से टाइप का डेटा हमारे वेरिएबल में स्टोर है, ये बताने वाला डेटा टाइप, बराबर। तो अभी आप सिंपली ऐसा समझ सकते हो कि जो वैल्यूज़ हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, जैसे मुझे कोई नंबर यूज़ करना है, ठीक है, मुझे कोई वर्ड यूज़ करना है। वर्ड मीन्स हम जो हमारे इंग्लिश के स्पेलिंग्स वगैरह इस तरह के वर्ड लिखते हैं, वो वर्ड्स वगैरह यूज़ करना है, ठीक है। तो हर एक के लिए अलग अलग डेटा टाइप है। तो उन्होंने कैटेगराइज करके रखा है, मतलब जो वैल्यूज़ हम यूज़ करते हैं उनको कैटेगराइज करके रखा है, एंड उन्हीं कैटेगरीज को उन्होंने नाम दे दिया हमारा डेटा टाइप। मतलब डेटा टाइप्स मतलब जिस कैटेगरी में जो भी नंबर या फिर जो भी वैल्यू जाएगी वो उस कैटेगरी का। तो इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर डेटा टाइप समझ में आ गया होगा तो डेटा टाइप के बाद हम अभी देख लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। एक्चुअली वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट ऐसे दो चीज़ आती है। तो एक तो आता है वेरिएबल एंड 5। तो यहाँ पे मैंने x इक्वल टू 5 लिखा। अभी x इक्वल टू 5 लिखा तो इसमें x तो आपका वेरिएबल हो गया एंड 5। वेरिएबल उसे कहा जाता है मतलब जो वैरी करता है, जिसका मतलब नाम चेंज हो सकता है, ठीक है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं।
तो हम अलजेब्रा में भी पढ़ चुके हैं वेरिएबल क्या होता है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, एंड कांस्टेंट का भी सेम कॉन्सेप्ट यहीं पे है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। तो x इक्वल टू 5, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया x इक्वल टू 5। अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसे क्या बोलेंगे, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो समझ लो ये एक मेरा मेमोरी ब्लॉक है। मेमोरी सबको पता होगी, मेमोरी ब्लॉक। तो मेमोरी ब्लॉक में अभी हमें अगर कोई भी वैल्यू यूज़ करनी है, जैसे 5 कांस्टेंट समझो यूज़ करना है, तो उसे कहीं ना कहीं मतलब मेमोरी में जगह चाहिए होती है, ठीक है। हम डायरेक्टली ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। कुछ भी हम मतलब कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले उसे मेमोरी मिलती है, वो चाहे फिर टेम्पररी मेमोरी हो या फिर आपका स्टोरेज मीडिया जैसे HDD पे हो, कुछ ना कुछ उसे मेमोरी मिलते हैं, तभी जाके हम उसे यूज़ कर पाते हैं। तो हम हमारे प्रोग्राम में जितने भी वैल्यूज़ यूज़ करने वाले उन्हें मेमोरी लगती है। अभी अगर हम मेमोरी पे कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे कुछ अगर स्टोर कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम मतलब हमने वहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर की या फिर कहाँ पे स्टोर की, ये हमें पता होना चाहिए। अभी डायरेक्टली अगर मैंने 5 मेमोरी पे स्टोर कर दिया तो मैं उसे एक्सेस कर सकूँगा क्या, या तो मुझे उस मेमोरी लोकेशन का नाम चाहिए, बराबर, तो तब जाके मैं उसे एक्सेस कर सकूँगा। तो यहाँ पे समझो ये जो पूरा मेमोरी है, इस पे एक ब्लॉक में मेरा 5 जो है स्टोर है, ठीक है। एंड उस लोकेशन को मैंने नाम दे दिया x। तो आपका ये जो x है मेमोरी लोकेशन का नाम इज़ नथिंग बट आपका वेरिएबल, एंड ये उस वेरिएबल में या फिर उस स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे जो कांस्टेंट स्टोर है वो कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेरिएबल एंड ये हो गया आपका कांस्टेंट। तो x इक्वल टू 5, इसमें आपका ये वेरिएबल एंड ये आपका कांस्टेंट। आई सपोज मुझे थोड़ा जूम कर लेना चाहिए, तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस प्लस से आपका जूम इन एंड जूम आउट होता है, कंट्रोल माइनस से जूम आउट एंड कंट्रोल प्लस से जूम इन, ठीक है। तो ये शॉर्टकट एक ध्यान रख लीजिएगा, x इक्वल टू 5। अभी आपको शायद आई होप कि आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। और डेटा टाइप जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया कि आपके वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा स्टोर है वो बताने वाला डेटा टाइप, ठीक है। तो मैंने आपको जार का भी एग्जांपल दिया था। अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पाइथन में डेटा टाइप कौन से है, ठीक है, मतलब कौन से डेटा टाइप है। तो आपके पास पाइथन में आपको 5 डेटा टाइप्स मिलते हैं। उसमें एक आता है INT, फ्लोट, बाद में आपका बूल मतलब बूलियन, स्ट्रिंग, int, float, bool, string एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये 5 डेटा टाइप्स हमें पाइथन में मिलते हैं। तो एक्चुअली हमारे पाइथन लैंग्वेज क्योंकि डायनेमिकली टाइप है, इसलिए हमें वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से हो या फिर आपको C++, जावा इन लैंग्वेज में से किसी एक का भी अगर नॉलेज है तो आपको पता होगा कि आप अगर वेरिएबल डिफाइन करते हो तो सबसे पहले आपको उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है इस तरह से, int x इक्वल टू 5। लेकिन यहाँ पे पाइथन में क्योंकि पाइथन डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, इसलिए यहाँ पे आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जावा C++ आपकी स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज होगी, इसलिए उनमें आपको डेटा टाइप जो है डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप जो है इंटरप्रेटर डेटा टाइप अज्यूम कर लेता है या फिर उसे समझ जाता है कि इसका वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंट, फ्लोट, बूल, स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास 5 डेटा टाइप्स। तो 1 बाय 1 देखते हैं कि कौन सा डेटा टाइप्स काम करते हैं। तो सबसे पहले इंट। तो इंट में आप
इंटीजर जब आप किसी वेरिएबल में स्टोर करते हो तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप हो गया इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर में आपकी वैल्यूज़ कौन सी आएगी? इंटीजर में आपकी वैल्यूज़ आएगी -2 प्लस, मतलब निगेटिव, एग्जाम्पल -7, ओके, बाद में 4, 3, -2, इस तरह के आपकी जो वैल्यूज़ है वो इंटीजर में आएगी। ठीक है, ये आपकी इंटीजर वैल्यूज़ हो गई। अभी अगर आप देखोगे कि सी में या फिर जावा में -127 बिट टू 128 इस तरह का कुछ लिमिट होता था इंटीजर के लिए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, किसी भी डिजिट तक आप जा सकते हो, इसमें 2, ठीक है। मतलब एज लॉन्ग एज आपका सिस्टम जितने लेंथ का नंबर सपोर्ट करता है उतने लेंथ का नंबर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है कि इंटीजर का साइज इतना ही होना चाहिए या फिर उतना ही होना चाहिए। आपका सिस्टम जितना बड़ा नंबर सपोर्ट कर सकता है उतना बड़ा नंबर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटीजर, माइनस प्लस दोनों नंबर आएंगे। ठीक है, फिर आता है आपका फ्लोट। फ्लोट आर नथिंग बट आपके ओके डेसिमल नंबर्स। ठीक है, डेसिमल नंबर्स मतलब जिसमें डेसिमल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे -3.4, बाद में 4.5 एंड 3.2, 3.3, इस तरह के जो नंबर्स हैं आप फ्लोट नंबर्स ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लोट डेटा टाइप, जिसमें हम माइनस या प्लस मतलब निगेटिव या पॉजिटिव आप नंबर स्टोर कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी कोई लिमिट नहीं है, आपका सिस्टम जहाँ तक सपोर्ट करता है उतना बड़ा नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे फ्लोट। ये हो गया आपका फ्लोट डेटा टाइप। बाद में आता है बूलियन। तो बूलियन डेटा टाइप, अगर आपने बूलियन अलजेब्रा पढ़ा होगा तो उसमें एंड और के ट्रूथ टेबल्स थी। ठीक है, एंड वो एक ही वैल्यू यील्ड करता था, ट्रू या फॉल्स, 0 या 1। तो पाइथन में ट्रू या फॉल्स 0 या 1 से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, बल्कि TRUE ट्रू एंड FALSE फॉल्स। ठीक है, तो ट्रू का T कैपिटल एंड फॉल्स का F कैपिटल। तो बूलियन वेरिएबल सिर्फ दो वैल्यूज़ स्टोर कर सकता है या फिर होल्ड कर सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। इसके अलावा कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बुल एंड बुल या फिर बूलियन। बाद में आता है आपका स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग समझने में एकदम इजी है, कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है स्ट्रिंग मतलब। तो मैं आपको सिंपली समझाता हूँ स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, अभी स्ट्रिंग के अंदर आपके नंबर्स भी आ सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, सिंपली वर्ड्स। ठीक है, अभी एज ए एग्जांपल आप ले लो, जैसे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया, ठीक है, तो इसे इंटीजर समझ लेते हैं, या फिर मैंने अगर यहाँ पे इस तरह, तो इसे फ्लोट समझ लेते हैं। ठीक है, अभी इस बात में फ्लोट इंटीजर या फिर स्ट्रिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली आपका जो आपका नंबर आपने लिखा है वो स्ट्रिंग है कि आपका इंटीजर है या फिर फ्लोट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन मैं दूर करता हूँ। सबसे पहले तो स्ट्रिंग जो है आपका डबल कोट्स के अंदर डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ये स्टार्टिंग डबल कोट्स एंड एंडिंग। ठीक है, तो डबल कोट्स के अंदर डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 डबल कोट्स के अंदर डिफाइन किया। ठीक है, एंड यहाँ पे
3.6 भी डबल कोट्स के अंदर डिफाइन किया तो ये आपका हो गया स्ट्रिंग, ठीक है। एंड आप इंटीजर जो स्टोर करते हो वो विदाउट कोट्स लिखते हो, ठीक है। डायरेक्टली आप -74 इस तरह का नंबर लिखते हो, उसे हम इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा बात ध्यान रखना कि डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर आपको कुछ भी दिखा तो आंख बंद करके उसे स्ट्रिंग समझ लेना चाहिए, ठीक है। वो स्ट्रिंग होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक्चुअली 2 टाइप है स्ट्रिंग डिफाइन करने के, 2 भी नहीं, आप 3-4 टाइप से स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा जब हमारा स्ट्रिंग हैंडलिंग ये टॉपिक आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा स्ट्रिंग किस किस तरह से डिफाइन किया जाता है, मल्टीलाइन स्ट्रिंग वगैरह उसमें आता है, तो वो सब डिटेल में देख लीजिए। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर इस तरह से आपको जो भी दिखता है वो हमेशा स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ABC आपका स्ट्रिंग हो गया, 3.6 स्ट्रिंग हो गया, 1 भी आपका एक स्ट्रिंग हो गया, बराबर। अभी अगर मेरे पास इंटीजर या फ्लोट है तो मैं इस तरह से स्ट्रिंग में नंबर क्यों लिखूं, बराबर। आपको ये डाउट आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी एक एग्जांपल ले लो छोटा सा, हम पासवर्ड डालते हैं, ठीक है। तो पासवर्ड में आपको बोलता है कि उसमें नंबर भी होना चाहिए, कुछ स्पेशल सिंबल भी होना चाहिए, एक अल्फ़ाबेट कैपिटल भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं एंड लेंथ भी आपकी 8 या फिर उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से कुछ टर्म्स आते हैं। तो अभी समझो अगर मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ पासवर्ड लिख दिया, ठीक है, AB12#3, ठीक है। मैंने इस तरह का समझो कुछ पासवर्ड लिख दिया, ठीक है। तो अभी इसे कौन से डेटा टाइप में कैटेगराइज करोगे, बराबर। इसे आप ना इंटीजर बोल सकते हो क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ गए, ना आप इसे बूलियन बोल सकते हो क्योंकि इसमें ट्रू फॉल्स तो है ही नहीं, ना इसे फ्लोट बोल सकते हो, ठीक है। वही अगर मुझे ये स्टोर करना है तो फिर कैसे करेंगे, तो वही अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे कोट्स के अंदर इसे अगर एनकोड कर दिया तो ये मेरा हो जाएगा स्ट्रिंग, बराबर। तो स्ट्रिंग जो है आपका कोई भी कैरेक्टर अगर आपको डबल कोट से सिंगल कोट्स के बीच में दिखता है तो उसे हम स्ट्रिंग बोलेंगे, ठीक है। फिर स्ट्रिंग में आपके नंबर्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बाद में आपका कैरेक्टर्स मतलब आपके ये जो अल्फ़ाबेट्स है वो भी आते हैं, स्मॉल केस कैपिटल केस, बाद में स्पेशल सिंबल्स भी आते हैं, वाइट स्पेसेस भी आपके स्ट्रिंग में आते हैं, ठीक है। आप अगर बोलोगे मैंने यहाँ पे लास्ट में वाइट स्पेस दे दिया, तो ये वाइट स्पेस भी अगर मैं देता हूँ कोट्स के अंदर तो ये वाइट स्पेस भी कंसिडर होता है, ये स्पेस भी कंसिडर होता है, ठीक है, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर है एंड तो इसे भी स्ट्रिंग में गिना जाता है। वाइट स्पेस हो गया, आपका टैब हो गया, ठीक है, स्पेशल सिंबल्स जैसे @ वगैरह, ये सब जो है आपके स्ट्रिंग्स में आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको स्ट्रिंग भी समझ गया होगा। तो डबल कोट से सिंगल कोट्स के अंदर आपको जो भी दिखे वो स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग के बाद में 5th डेटा टाइप हमारा आता है, वो है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप एक्चुअली सारे लैंग्वेजेस में नहीं होता है एंड यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप स्पेसिफिकली सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे आपने अगर अलजेब्रा में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो उसमें आप 3+4j इस तरह का कुछ नंबर आपने देखा होगा, तो इन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। तो स्पेसिफिकली सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर करने के लिए ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है, ठीक है। मतलब आपने अगर इस तरह का कोई नंबर लिखा तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है, इसका डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 हमारे पास डेटा टाइप्स हैं एंड इन पाँचों डेटा टाइप्स में डेटा टाइप्स या फिर ये आप जब डिफाइन करते हो तो आपको डेटा टाइप देने की या फिर स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे 5 डेटा टाइप्स हो गए, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इसका डेटा टाइप मतलब एक्चुअली चेक कैसे करना है। अभी हम स्पेसिफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल हमें कहीं ना कहीं तो डेटा टाइप चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इस डेटा टाइप को चेक कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए
सिंपली हम टाइप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप पूछोगे फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना समझ लो कि फंक्शन एक मल्टीपल स्टेटमेंट्स का ब्लॉक होता है जो सिर्फ कॉल करने पे रन होता है, ठीक है। मतलब अगर मैंने सिंपली प्रोग्राम लिख के रख दिया, तो जब फंक्शन लिख के रख दिया, तो जब तक मैं उस फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा वो कॉल नहीं होता, ठीक है। एंड फंक्शन की सबसे बड़ी पहचान मतलब इस तरह ये आपका फंक्शन का नेम एंड उसके सामने 2 ब्रैकेट्स होंगे, ठीक है। इनको फंक्शंस बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक टाइप नाम का फंक्शन है। तो मैं आपको चारों डेटा टाइप्स के एक एक वेरिएबल डिफाइन करके उसका हम डेटा टाइप चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे a = 4, ठीक है, a = 4, बाद में b = 5.7, c = true, d = abh13 and e = 30। ओके, ठीक है। इस तरह के हमने 5 वेरिएबल्स लिए 5 डेटा टाइप्स के लिए, ठीक है। अभी हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट भी एक फंक्शन है। आपको जो भी वैल्यू कंसोल पे या फिर आपके आउटपुट में आपको जो भी वैल्यू डिस्प्ले करानी है उसे हम प्रिंट में देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप फंक्शन, क्योंकि हमें टाइप प्रिंट कराने हैं सबके, तो टाइप ये फंक्शन एंड इसके अंदर जिस भी वेरिएबल का हमें टाइप चेक करना है वो वेरिएबल आएगा, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे a लिखता हूँ एंड उसके बाद में a b, यहाँ पे आएगा c d एंड e, एंड आई सपोज कि ये एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो अभी कंट्रोल एस से सेव करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करो तो सेव करना मत भूलना, वरना आपके चेंजेस जो है सेव नहीं होंगे तो आपके टर्मिनल पे रन भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छे से फाइल रन भी नहीं होगा, इसलिए हमेशा सेव करने की आदत डालें। तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, तो मैंने सेव कर लिया। तो यहाँ पे हम अभी इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। तो रन करने के लिए मैंने बताया था पाइथन एंड आपके फाइल का नेम जो है hello world.py, ठीक है। तो hello world.py एंड ये इंटीजर फ्लोट बूल स्ट्रिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लास इंट, मतलब डेटा टाइप बता रहे हैं इंट इंटीजर। देखो ये पहला a का, बाद में फ्लोट b 5.7, बाद में c का बुल, d का स्ट्रिंग एंड ये e का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस तरह से आप टाइप फंक्शन का यूज़ करके आपके वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में इन्फो। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको वीडियो में कि मैं आपको लास्ट में एक टिप दूंगा, तो आपको छोटी सी टिप ये है कि अभी बहुत बार होता ये है कि जैसे मुझे ये प्रिंट स्टेटमेंट 5 बार रिपीट करना पड़ा, बराबर। तो नॉर्मली आप क्या करते हो कि अगर मुझे 5 बार ये स्टेटमेंट रिपीट करना है, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ, अगर आपको 5 बार ये स्टेटमेंट रिपीट करना है तो आप क्या करते हो, प्रिंट टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, ठीक है। ऐसा 5 बार लिखोगे, बराबर। आप ऐसा 5 बार लिखोगे, लेकिन इसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट है, ठीक है। इसमें शॉर्टकट क्या है कि ये एक्चुअली VS कोड का शॉर्टकट है।
एंड VS कोड में शिफ्ट अल्टर एंड डाउन एरो की अगर आप दबा के रखोगे तो आपका कर्सर जिस भी स्टेटमेंट होगा वो सेम स्टेटमेंट नीचे के लाइन पे आपका वैसे का वैसा छप के आ जाएगा या फिर कॉपी हो के आ जाएगा, ठीक है। आपको कॉपी या पेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो शिफ्ट अल्टर एंड जैसे ही आप डाउन के एरो की दबाओगे तो ऊपर का स्टेटमेंट वैसे का वैसे नीचे आ गया, ठीक है। जितनी बार दबाओगे उतनी बार वो स्टेटमेंट रिपीट होगा नीचे नीचे लाइन पे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा शॉर्टकट था, नोट करके रख लीजिए। ये सब था आज की क्लास का पूरा सेशन आज का, जिसमें हमने देखा डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड आपके जो भी दोस्त पाइथन का कोर्स करना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। एंड अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरा एक पेज है कोडपाइज नाम से, जहाँ पे मैं डेली मीम्स, बाद में पाइथन के क्विजेस एंड पाइथन के कुछ अच्छे इन्फोज वगैरह डालते रहता हूँ पाइथन के बारे में। तो आप वहाँ पे जाके मेरा पेज चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड आप गिटहब पे भी जा सकते हो। एंड अगर आप पाइथन में बिगिनर हो, मतलब आपको थोड़ा बहुत पाइथन आता है, एंड अगर आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए या फिर मिनी प्रोजेक्ट, मिनी टूल वगैरह ऐसा कुछ चाहिए, तो मैं आपको ऊपर आई बटन में लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से मेरा EMI कैलकुलेटर चेक कर सकते हो। एक छोटा सा मिनी टूल है जिसमें मैंने आपको EMI एक GUI डिज़ाइन किया है, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो जिसमें आपको वैल्यूज़ डालनी पड़ती हैं, जैसे आपका लोन अमाउंट, ठीक है, लोन अमाउंट, बाद में इंटरेस्ट रेट एंड टाइम पीरियड। ये डालने के बाद आपको EMI कैलकुलेट करके देगा। एंड जिसे रिपोर्ट चाहिए वो तो आप प्रिंट टू PDF इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपको PDF भी जनरेट करके देता है, ठीक है। इस तरह का एक छोटा सा मिनी टूल है। तो ये मैंने डिज़ाइन कैसे किया, तो हमारा जब बेसिक पाइथन ट्यूटोरियल ख़त्म हो जाएगा मैं ये भी आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत पाइथन आता है तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड मेरी प्लेलिस्ट भी ज़रूर चेक कर लेना अगर आपको आता भी है, आपको कुछ शायद नया सीखने को मिल जाए। एंड मुझे आप गिटहब पे भी फॉलो कर सकते हो। तो यहीं पे हम आज का सेशन ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।